जय हिंद साथियों, जेबीआर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना नया चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोइंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, कल इसका एक और पार्ट मैंने अपलोड किया था जिसके अंदर इस पार्ट का जो भी बेसिक है वो पूरा का पूरा बेसिक इस पार्ट के अंदर आपको बता दिया था। आज अपन इस पार्ट को मुख्य बिंदुओं से शुरू करने वाले हैं। देखिए, यदि इस पार्ट के मुख्य बिंदु की बात करें ना, तो सबसे पहला बिंदु है वो है आपके पुष्प, कि भी पुष्प क्या है। यदि पुष्प की बात करें तो पुष्प क्या है भी, तो पुष्प जो है एक प्रकार का रूपांतरित पिर्रो है। रूपांतरित प्ररोह, या इसे कहा जाता है मॉडिफाइड शूट्स। ठीक है जी, मॉडिफाइड शूट्स या रूपांतरित प्ररोह। इसका मतलब क्या होता है भी, यदि अपन किसी बीज की बात करें, मान के चलो भी ये बीज है, तो इस बीज के पास एक तो पाया जाता है प्रांकुर और एक बीज के पास पाया जाता है मूलांकुर। अब जब इस बीज छिद्र के माध्यम से बीज के अंदर जल प्रवेश करता है, जैसे ही जल प्रवेश करेगा तो बीज के अंदर जितने भी एंजाइम हैं वे सभी उत्प्रेरित होंगे, और जब एंजाइम सक्रिय होंगे तो बीज का जो प्रांकुर है उससे पिर्रो बनेगा, और पिर्रो ही आगे जाके टहनियां, पत्तियां, पुष्प बनाएगा, और बीज का जो मूलांकुर है वो मूल का निर्माण या जड़ का निर्माण करते हैं। तो इस मूलांकुर से तो मूल बनती है, या अपन कह सकते हैं जड़ का निर्माण होता है, और ये जो प्रांकुर है इस प्रांकुर से पिर्रो बनता है। भाई सीधी सी बात है, इस मूलांकुर से तो मूल बनेगी या जड़ का निर्माण होगा, इस प्रांकुर से बनेगा पिर्रो। पिर्रो का अर्थ होता है शीर्ष भाग। इसी शीर्ष भाग से या इसी पिर्रो से पत्तियां भी बनेगी, ऊपरी पूरे भाग तना भी बनेगा, पुष्प भी बनेगा। तो यदि आपको पूछे पत्ती क्या है, तना क्या है, पुष्प क्या है, सभी मॉडिफाइड शूट्स है या रूपांतरित पिर्रो है, सभी इस पिर्रो से ही बनते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब देखिए, यदि इस पुष्प की बात करें तो इस पुष्प के मुख्यतः दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी? अरे इस पुष्प की बात करें ना, तो इस पुष्प के मुख्यतः दो अंग होते हैं। एक तो होते हैं आवश्यक अंग, आवश्यक अंग, और दूसरा कौन सा अंग होता है भी? दूसरा होता है सहायक अंग। सहायक अंग। यदि पुष्प के आवश्यक अंग की बात करें तो ऐसे अंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जनन के लिए उसे कहा जाता है आवश्यक अंग। यदि आवश्यक अंग की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भी? एक तो होता है एंड्रोसियम, या जिसे बोलते हैं पुमंग, और दूसरा होता है जायांग, या जिसे बोलते हैं गाइनोसियम। तो पुष्प के दो अंगों को आवश्यक अंग कहा जाता है। और इसी प्रकार यदि सहायक अंग की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो कॉलेक्स, जिसे कहा जाता है बाह्यदल पुंज, और दूसरा होता है कोरोला, जिसे कहा जाता है दल पुंज। पुष्प के दो अंगों को आवश्यक अंग कहा जाता है, एक तो पुमंग और जयांग, और दो अंगों को सहायक अंग कहा जाता है जो जनन करने के लिए सहायता करते हैं। वो है बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है जी। इसके बाद यदि बात करें, इसके बाद इसके बाद अपन बात करें कि पुष्प जो है इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है जी, जो पुष्प है उसकी संरचना कैसी होती है, ये बाह्य दलपुंज कहां पाया जाता है, दलपुंज कहां पाया जाता है। तो अगला टॉपिक है आपके पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। देखिए, सबसे पहले तो अपन ने बात की भी पुष्प है क्या। अब बात करेंगे जो पुष्प है ये कैसा दिखता है, इसकी संरचना कैसी होती है ना। चलिए जी, अब देखिए पुष्प की यदि संरचना की बात करें तो पुष्प जो है आपके कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए, अभी मैं एक चित्र बना देता हूं।
यदि आप किसी पुष्प को गौर से देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, है ना। इसके अंदर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी आपको यहाँ पर संरचनाएं दिखाई देगी। अब देखिए, यदि किसी पुष्प को आप गौर से देखते हो तो इस पुष्प के ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पुष्प को इसे कहा जाता है पुष्प वृंत। इस पुष्प वृंत का क्या मतलब होता है भाई? पुष्प वृंत का मतलब होता है पुष्प का डंठल। भाई सीधी सी बात है, यदि आप किसी पुष्प को देखोगे तो वो पुष्प किसी न किसी टहनी से जुड़ा हुआ होता है। तो जो भाग पुष्प की टहनी से जुड़ा हुआ होता है ना, उसे कहा जाता है पुष्प का डंठल, या उसे क्या कहा जाता है? पुष्प वृंत कहा जाता है। अब ये पुष्प वृंत आगे जाके फूल जाता है, और फूला हुआ भाग जो है जिसपे पूरा का पूरा पुष्प टिका रहता है, तो इसे बोलते हैं पुष्प का आसन। और पुष्प के आसन को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। तो ये वाला जो फूला हुआ भाग है, ये जो पुष्प वृंत है, आगे जाके ऐसे फूल गया, बड़ा हो गया, जिसपे पूरा पुष्प टिका है, तो इसे कहा जाता है पुष्प का आसन, या इसे क्या कहा जाता है भी? इसे कहा जाता है पुष्पासन। तो पुष्प का दूसरा भाग क्या हो गया भी? पुष्पासन। तीसरा देखो, ये वाला जो हरे रंग वाला भाग है, इसे कहा जाता है बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज। और इसके अंदर वाला ये वाला जो भाग है, बड़ी कलरफुल पंखुड़ियां पाई जाती है, इसे कहा जाता है दलपुंज। इसके अलावा ये वाला भाग है, इसे कहा जाता है परागकोश। इस भाग को कहा जाता है परागकोश। और ये जो धागेनुमा संरचना है, इसे कहा जाता है पूतंतु। और जब इन दोनों संरचनाओं को मिला देता है तो जो नई संरचना बनती है, उसे कहा जाता है पुंकेसर। ठीक है जी। इसी प्रकार ये वाला जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है वृत्तिकाग्र। ये वाला पोर्शन है, इसे कहा जाता है वृत्तिका। और ये वाला जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है अंडाशय। और जब ये तीनों पोर्शन आपस में मिल जाते हैं ना, तो जो नई संरचना बनती है, उसे कहा जाता है स्त्रीकेसर। तो उस संरचना को कहा जाता है स्त्रीकेसर। तो कहने का मतलब है, पुष्प की यदि नॉर्मल संरचना को देखोगे ना, तो पुष्प जिस भाग से टहनी से जुड़ा रहता है, वो होता है पुष्प का डंठल। और पुष्प के डंठल को पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प वृंत आगे जाके फूल जाता है, जिसपे पूरा पुष्प टिका रहता है। इस पुष्प आसन को पुष्पासन कहा जाता है। सबसे बाहरी हरे रंग के भाग को बाह्यदलपुंज कहा जाता है। उसके अंदर जो कलरफुल पंखुड़ियां पाई जाती है, उसे दलपुंज कहा जाता है। फिर ये वाला जो पोर्शन है पुंकेसर, और वो होता है स्त्रीकेसर। अब पूछे जायांग और पुमंग कहाँ है? तो ये जो जितने भी पुंकेसर है, इन सभी पुंकेसरों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है भी? पुमंग कहा जाता है। लेकिन इसकी यदि एक इकाई को पकड़े ना, तो इस एक इकाई को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। दूसरा यदि अपन बात करें, तो ये वाला जो पोर्शन है, ऐसे बहुत सारे यदि स्त्रीकेसर हो, तो स्त्रीकेसर के समूह को क्या कहा जाता है? जायांग। लेकिन जायांग की यदि एक इकाई को लेते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है भी? स्त्रीकेसर कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब एक एक करके बात करें तो देखो, पुष्प का जो पहला भाग है ना, पुष्प का जो पहला भाग है, वो है आपकी बाह्यदलपुंज। अरे पुष्प का पहला भाग कौन सा है भी? बाह्यदलपुंज। यदि इस बाह्यदलपुंज की बात करें ना, तो यदि किसी पुष्प को देखें, तो उस पुष्प का जो बाहरी भाग होता है, जो हरे रंग का होता है, उस बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? बाह्यदलपुंज कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है कि ये वाला जो सबसे बाहरी हरे रंग का जो पोर्शन होता है, इसे कहा जाता है बाह्यदलपुंज। यदि इस बाह्यदलपुंज की पहली बात करें, तो अपन कह सकते हैं यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे
बाहरी भाग होता है। ठीक है जी। इसके अलावा यदि अपन बात करें ना, तो अपन कह सकते हैं जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, इस बाह्य दलपुंज के यदि रंग की बात करें तो इस बाह्य दलपुंज का रंग जो है वो हरा होता है। अब सीधी सी बात है, यदि हरा है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है भी? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। भाई इसका रंग यदि हरा है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल पाया जाता है। और यदि क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये कौन सी अभिक्रिया करेगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? और यदि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा भी? भोजन का निर्माण हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं बाह्य दलपुंज जो है ना, ये बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी चक्र होता है। दूसरा बात करें तो बाहरी चक्र होता है, इसका रंग हरा होता है। अब हरा रंग है तो क्लोरोफिल पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी तो पुष्प में ये किसका निर्माण करेगा? भोजन का निर्माण करता है। तीसरी बात करें तो ये जो बाह्य दलपुंज है ना, ये पुष्प की बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। ठीक है जी, कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। भाई सीधी सी बात है, जो बाह्य दलपुंज है ना, वो सबसे बाहरी भाग होता है। जब पुष्प की कलिका निकलती है उसमें सबसे बाहर की और जो हरे रंग का पोर्शन होता है उसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है, और उस कलिका की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? बाह्य दलपुंज के द्वारा किया जाता है। अगला पोर्शन कौन सा है भाई? दलपुंज। यदि इस दलपुंज की बात करें, अरे इस दलपुंज की बात करें ना, तो ये वाला पोर्शन दलपुंज होता है। ये वाला, ये पुष्प का ये वाला जो बड़ी ऐसी पंखुड़ियां पाई जाती हैं पुष्प के अंदर, उसे उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कहा जाता है दलपुंज। तो अपन कह सकते हैं पहली बात तो हो गई, यह बाह्य दलपुंज के अंदर वाला चक्र होता है और ये कलरफुल होता है, या अपन कह सकते हैं यह रंगीन होता है। अब जब कलरफुल है या रंगीन है तो यह क्या करेगा भी? तो यह कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करता है, और जब यहां पर कीट आएंगे तो एक और प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं बाह्य दलपुंज जो है ना, परागण की प्रक्रिया में सहायता करता है। भाई सीधी सी बात है, ये जब कलरफुल होता है तो यहाँ इसके ऊपर कीट आएंगे, और जब इसके ऊपर कीट आते हैं तो पुंकेसर के ऊपर परागकण पाए जाते हैं। जब परागकण के ऊपर कोई कीट जाते हैं तो परागकण के परागकण जो है वो कीटों के पांवों के चिपक जाते हैं। वही कीट वृत्तिकाग्र पर जाते हैं तो वृत्तिकाग्र के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण परागकण वहां पर चिपक जाते हैं, और परागकणों का पुंकेसर से वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है ना, उसे क्या कहा जाता है भी? परागण कहा जाता है। तो दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है? यह कलरफुल रंगीन होता है, कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है जी, अगला देखो। अगला अपन यदि बात करें तो अगला जो है वो है आपके पुंकेसर। अगला यदि बात करें तो अगला जो है वो है आपके पुंकेसर। पुंकेसर की यदि बात करें ना, पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर कुछ इस प्रकार से होता है। देखो भाई, अरे यदि पुंकेसर की बात करें तो कुछ इस प्रकार की एक संरचना होती है, ये वाली। इस संरचना को क्या कहा जाता है भाई? पुंकेसर कहा जाता है। अब इस पुंकेसर के अंदर ये थैलीनुमा जो भाग है, थैलीनुमा संरचना है, जहां पर परागकणों का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है परागकोश। और ये जो तंतुनुमा भाग है ना, इस तंतुनुमा भाग को क्या कहा जाता है? पूतंतु कहा जाता है। तो इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो परागकोश और दूसरा होता है पूतंतु। यदि इस परागकोश की बात करें ना,
तो अपन कह सकते हैं पहली बात, ये वाला जो पोर्शन है इसे परागकोश कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं यह थैलीनुमा संरचना होती है। और कैसी संरचना होती है भी? थैलीनुमा संरचना होती है। और दूसरा अपन कह सकते हैं कि यह किसका निर्माण करती है? पराग कणों का निर्माण करता है भी। इसके अलावा यदि इस पूतंतु की बात करें तो ये जो पतली धागेनुमा संरचना है इसे पूतंतु कहा जाता है। तो पहली बात हो गई भी, यह पतली तथा धागेनुमा संरचना होती है। और दूसरा यदि बात करें तो इस संरचना का क्या कार्य होता है भी? जो पुष्पासन है ना, उस पुष्पासन को, या अपन कह सकते हैं ये जो परागकोश है ना, इसको किससे जोड़ती है भी? यहां पर पुष्पासन से जोड़ने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? पूतंतु के द्वारा किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य जो है वो पूतंतु के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य हो जाएगा पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करती। ठीक है, ये इसके दो कार्य हो गए। अगला जो है चौथा और लास्ट भाग पुष्प का कौन सा है भी? जायांग। इस यदि जायांग की बात करें ना तो अपन कह सकते हैं भी इस जायांग की यदि एक इकाई की बात करें तो इस जायांग की एक इकाई को कहा जाता है स्त्री केसर। और इस स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। एक तो होता है वृत्तिकाग्र, एक होता है वृत्तिका, और एक होता है अंडाशय। भाई यदि इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ये वाला पोर्शन वृत्तिकाग्र, यह वृत्तिका और ये अंडाशय, तो जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है? जायांग की एक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है, जिसके तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो फूला हुआ भाग होता है उसे वृत्तिकाग्र कहा जाता है, बीच वाला नलिकाकार भाग होता है उसे वृत्तिका कहा जाता है, और निचला भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है। इसके आगे जो भी अगला टॉपिक जो है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से संबंधित घटनाएं, वो पढ़ेंगे जब भी हमारी अगली क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत।